ये अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। देखिए, आज जो मुख्यमंत्री की हेल्थ अपडेट है जो एम्स दिल्ली से है वो आपको बताएंगे, और साथ में जो दो उत्सव हिमाचल में चल रहे थे, दशहरे उत्सव का समापन हो गया और जो ट्राइबल फेस्टिवल है किन्नौर का, वो आज शुरू हुआ है। इन सारी चीज़ों के साथ आपको पता है कि आजकल जो तबादलों को लेकर, खासकर क्लास 3 और क्लास 4 के तबादलों को लेकर सरकार ने टाइम फ्रेम दे रखी है, और उस टाइम फ्रेम के मुताबिक अभी भी जो देखिए जो ट्रांसफर्स हो रही हैं उसके लिए ये ही 30 और 31 का लास्ट डे है, क्लास 3 क्लास 4 जो मिनिस्टर के लेवल पर होनी है। लेकिन उन केसेस के भी अभी थोड़ा सा फंसने का खतरा है, और वो क्यों है वो बताएंगे आपको, और किस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं उनकी जानकारी देंगे। टीजीटी रूल्स को लेकर हमने आपको जानकारी दी थी 2-3 दिन पहले कि एक पिटीशन हुई है हाई कोर्ट में, और उस पिटीशन के बाद राज्य सरकार का रुख क्या है और क्यों ऐसा लग रहा है कि जो टीजीटी के रूल्स हैं उनमें बदलाव होने जा रहा है। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो जो क्रिप्टो का जो फ्रॉड है जिसको लेकर कल भी हमने आपको अपडेट दी थी, उस फ्रॉड में अब एक बड़ी ब्रेकिंग अब सामने आई है गिरफ्तारी के मामले में। वैसे भी जितना 41 जगह रेड पड़ी थी, और उसमें जो अपडेट सामने आई है वो आपको बताएंगे। साथ में जानकारी देंगे आपको राजभवन आज मुख्य सचिव क्यों गए थे, क्योंकि राज्य की 2 यूनिवर्सिटियों में जो कुलपति हैं उनकी सिलेक्शन होनी है, और इस सिलेक्शन में मुख्य सचिव का रोल अब क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि उनको मुख्य सचिव को जो सर्च कमेटी है उसका अध्यक्ष गवर्नर की तरफ से ही लगा दिया गया है राज्य सरकार के कहने के बाद। दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि एक पेपर लीक का मामला सीबीटी का हरियाणा में सामने आया है, उसकी जानकारी हमने आपको कल दी थी। और उसके बाद हिमाचल सरकार में जो ये एग्जाम करवाने को लेकर प्रक्रिया है या पेंडिंग भर्ती को लेकर इश्यूज हैं, उनको लेकर कैसे रीथिंक का प्रोसेस चल रहा है, उसकी बात करेंगे। साथ में हेल्थ में जो एक्सटेंशन का डर है डॉक्टरों को, वो क्यों है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अफसरों, आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी जो हैं जिनकी नई नियुक्ति होनी है उसमें एक क्या पंगा पड़ गया है, उसकी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे शास्त्री भर्ती में जो नया विवाद है उसकी, और जो बाकी मामले हैं वो आप देख ही रहे हैं। मौसम की जहां तक बात है तो जो प्रेडिक्शन है मौसम को लेकर, उसमें अभी भी जो 2 तारीख से फिर से मौसम खराब हो सकता है, जिसको लेकर अभी एक तरह से प्रेडिक्शन की गई है, तो वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले मौसम नॉर्मल है। लेकिन जो अभी जनजातीय उत्सव की बात है तो ये किन्नौर का जो ट्राइबल फेस्टिवल उसकी बात मैं कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आज वहां गए हैं, उन्होंने इसमें शामिल होने के बाद इसका शुभारंभ एक तरह से किया है, और फिर इसमें अब आगे भी क्योंकि अभी जो जनजातीय वहाँ किन्नौर से जो विधायक हैं, अब मंत्री भी हैं जगत सिंह नेगी, उन्होंने भी जाना है, और बाकी ये मामले जो गेस्ट हैं अलग अलग, क्योंकि ये 4 दिन का होता है। जहां तक बात कुल्लू दशहरे की है तो अब भगवान रघुनाथ वापस अपने मंदिर में आज लौट आए हैं, जिस तरह से वो जलेब के साथ जो शुभारंभ वाले दिन निकलते हैं। और जो ये जो एक देव उत्सव का सबसे बड़ा उदाहरण ये दशहरा होता है, तो इस बार कई नए और प्रयोगों के साथ ये दशहरा इस बार संपन्न हुआ है। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि बीच में एक अग्निकांड का मामला हो गया, और कुल्लू मनाली को दशहरे की वजह से बिजनेस पर्पज से कितना फायदा हुआ होगा वो भी अभी आने वाले दिनों में देखा जाना है। लेकिन जो कैंची मोड़ से प्रभावित हुआ था ट्रैफिक, उसको अभी तक थ्रू नहीं किया जा सका है, उसमें टाइम भी अभी काफी लगेगा। जहां तक इसके बाद अगली बात है तो वो है कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब से लागू होनी है, उसको लेकर आज जो कुलपति हैं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल, उन्होंने कहा है कि कॉलेजों में 2024 से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियां कर रहा है, और क्षेत्रीय केंद्र मोहाली खनियारा धर्मशाला में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें ये उन्होंने बात कही है। और इसमें नई बात यह है कि हिमाचल को हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को ठीक करने के लिए या एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए ये करना ज़रूरी है। और अभी भी हम हायर एजुकेशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रावधान है, स्कूलिंग में तो हम कई बदलाव कर चुके हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो ये डेडलाइन आपको बताना ज़रूरी था। अब बात करते हैं बिजली बोर्ड में जो पहले तो जो जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं उनकी बात कर ले,
और जो जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है आज, वो है मेयर के चुनाव को लेकर, जिसकी जानकारी हम बीच में आपको कई बार दे चुके हैं। देखिए, 5 में से 4 नगर निगमों में, शिमला के अलावा बाकी सभी 4 में, मंडी में, धर्मशाला में, पालमपुर में और सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने हैं। 10 या 12 अक्टूबर को यह नोटिफिकेशन हुई थी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, लेकिन कई तरह की क्लैरिफिकेशन के बीच में मामला उलझा हुआ है। आज जयराम ठाकुर ने कहा कि 2.5 साल पूरे होने पर भी नगर निगमों को नए मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिल पाए हैं, और इसके कारण जो ये राज्य सरकार की नाकामी है, क्योंकि जो नगर निगम क्षेत्रों में आपदा से प्रभावित या वो जो काम होने थे वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पद खाली हैं, और सरकार इसको भरने को लेकर अभी भी फैसला नहीं कर पा रही है। ये आज की जो उनका आरोप था वो ये था। दूसरी अगर बात करें तो वो जयराम ठाकुर के बाद 10 शहरों की एक नई स्कीम की है। देखिए, जो 10 शहरों में एक नई स्कीम शुरू हो रही है, और ये है स्वनिधि से समृद्धि, भारत सरकार की स्कीम है। और इसमें जो एक तरह से पहले जो ये होता था NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसी तरह की PM स्वनिधि स्कीम है ये, PM स्वनिधि से समृद्धि योजना, और इसको 10 शहरी निकायों में हिमाचल में अब शुरू किया जा रहा है। इसमें नगर निगम मंडी है, और नगर परिषद कुल्लू, बिलासपुर, नाहन, हमीरपुर, पांवटा साहिब, मनाली, चंबा, परवाणु और सुंदरनगर है। इनमें इस स्कीम को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और ये जो कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है, DC की अध्यक्षता में। इसमें मेंबर जो हैं वो ADC, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मेंबर सेक्रेटरी होंगे, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई कंट्रोलर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये बैंक का होता होगा, और एनी अदर रेलिवेंट ऑफिसर डिसाइडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर टू एंश्योर कवरेज ऑफ ऑल ऑफ द स्कीम। तो ये जो 10 शहर हैं उनमें ये नई स्कीम है, और उसके लिए ये कमेटी बनाई गई है। बिजली बोर्ड का अधिवेशन क्यों टालना पड़ा है, वो सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है, और दूसरी बात यह कि जो ओल्ड पेंशन को लेकर अभी भी बहाली नहीं हुई है। बिजली बोर्ड वाले जो डिमांड कर रहे हैं, या बिजली बोर्ड वालों को जिसका इंतजार है, आज भी जो बिजली बोर्ड एम्प्लॉई, इनकी जो यूनियन है, बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन, इन्होंने कहा है कि HRTC और बिजली बोर्ड की तर्ज पर, HRTC और शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर OPS को हिमाचल में बहाल किया जाए। बिजली बोर्ड में अधिकारियों की बेरुखी के कारण ओल्ड पेंशन का मामला अटका हुआ है। 15 मई 2003 को बिजली बोर्ड में लागू की गई थी NPS, और ये कब होगा और कितना भी और टाइम लगेगा उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो एक अधिवेशन होने वाला था, वो अधिवेशन जो है अब टाल दिया गया है। और अधिवेशन के टालने की एक वजह यह है कि CM से मुलाकात करेंगे ये, जब ये आएंगे, और दिसंबर में फिर इसको रखेंगे, क्योंकि वित्त और ऊर्जा विभाग में फेरबदल अब हो गया है। वित्त सचिव जो वो बदल गए हैं, ऊर्जा सचिव भी बदलने वाले हैं, तो OPS का क्या होगा उसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां तक बात HRTC के अल्टीमेटम की है, तो उसमें HRTC की जो JCC है उसने सरकार को अल्टीमेटम दिया है सैलरी को लेकर। कल अगर 11 बजे तक सैलरी नहीं आई तो फिर अगली रणनीति बनाई जाएगी। गेट मीटिंग करके इसको फाइनल किया जाएगा। सरकार को 1 तारीख को सैलरी का अल्टीमेटम दिया है, मतलब ये परसों की बात है। 1 को 11 बजे तक अगर सैलरी नहीं आई तो फिर 1 बजे गेट मीटिंग की जाएगी, और उसके बाद अगली जो रणनीति है उसको, क्योंकि आपको पता है HRTC में जो सैलरी का सिस्टम है वो बाकी विभागों से थोड़ा अलग है। अगर पिछले महीने लेट आई है तो फिर अगले महीने के लिए भी उसी फ्रीक्वेंसी को फॉलो किया जाता है, और कर्मचारी चाहते हैं कि वो इस तरह की फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलें, और जितना बाकी विभागों में या बाकी विभागों में वो मिलती है, सैलरी मिलती है, उसी तरह से इसमें भी हो। एक जो लेक्चरर की खबर है वो जो है उसमें आज लेक्चरर्स जो हैं उनकी रेगुलराइजेशन हुई है, जो पहले TGT की हो गई थी, और उससे पहले जो अलग अलग हैं वो आपको हमने बता ही दिया था, डिस्ट्रिक्ट वाइज की पहले हो गई थी। तो ये 86 लेक्चरर हैं स्कूल में जिनको आज रेगुलर किया गया है। इनकी जो प्रेजेंट पोस्टिंग है वो अभी चेंज नहीं हुई है, उसको लेकर शायद बाद में डिसीजन होगा, लेकिन ये जो लेक्चरर हैं उनको भी रेगुलर कर दिया गया है। अगली अगर मैं बात करूं तो वो है अब हेल्थ में एक्सटेंशन का डर क्यों है और किसको है। और ये हमेशा ऐसा होता है कई विभागों में, जब भी इस तरह का मामला चल रहा होता है अधिकारियों को प्रेजेंटली जो पोस्टों पे हैं उनको एक्सटेंशन देने को लेकर। और इसीलिए आज की मैं अगर बात करूं तो आज की बात के अनुसार अभी देखिए जो एक्सटेंशन का डर है
वो आज बयान आया है मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का। और ये मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, इनका जो प्रतिक्रिया है उसमें अगर मैं बात करूं तो ये हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री को 13 सूत्रीय मांग पत्र देकर उसको जल्दी पूरा करने की मांग की है। ये संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा, इन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, लंबा समय हो गया लेकिन उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, उसको पूरा करें। और हेल्थ में जो अधिकारियों को रिटायर जो हो जाते हैं उनको पुनर्रोजगार की प्रथा को खत्म किया जाए। इससे बाकी लोगों पे असर पड़ता है, उनको अपनी प्रमोशन से वंचित रहना पड़ता है और इसीलिए सरकार इसको ना करे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग सेवानिवृत्त सीएमओ को पदोन्नति के पदों पर पुनर्रोजगार दिया गया है, जो ये संघ की मांगों के विपरीत है। अब इसमें कितना आगे टाइम लगेगा या फिर इसका असर कितना है वो तो ये डॉक्टर ही बता पाएंगे, लेकिन इन्होंने इनकार किया है कि पुनर्रोजगार ना दिया जाए। जहां तक इसके बाद आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की जो नियुक्ति होनी है, 145 या 142 के आसपास जो पद अभी लोक सेवा आयोग से गए थे, इन पर नियुक्ति से पहले एक दिक्कत ये आ गई है कि इनमें से बहुत से जो लोग हैं वो अभी पीजी कर रहे हैं और पीजी करने वालों को सरकार एक्सटेंशन या टाइम एक्स्ट्रा दे या नहीं दे, ये एक देखने वाली बात है। पहली बात ये कि ज्वाइनिंग अगर वो करेंगे पहले तो बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी उनको रिलैक्सेशन कितना देना है, क्योंकि पीजी में तो टाइम लगता है ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा अदरवाइज ज्वाइनिंग पीरियड में टाइम दिया नहीं जाता। तो एक बात ये है, अभी तक 20 से 22 जो इस तरह के डॉक्टर हैं जो सिलेक्ट हुए हैं वो पीजी कर रहे हैं और पीजी भी छोड़ नहीं सकते, इधर इस चांस को भी छोड़ नहीं सकते। आयुर्वेद विभाग में डॉक्टरों की भर्ती लंबे समय बाद हुई है ये, और अब इस भर्ती के बाद जो पोस्टें हैं लगभग 96% तक भर जाएंगी और उसके बाद फिर अगली भर्ती कई साल तक आएगी नहीं, तो ये भी एक चांस है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है इस मामले को लेकर कैबिनेट में जाना पड़े, और कैबिनेट में जाने के लिए जब अगली कैबिनेट होगी तभी पता लगेगा, क्योंकि अभी इमीडिएट इनकी नियुक्ति में थोड़ा अभी टाइम लगेगा। और जो नए सेक्रेटरी आएंगे आयुर्वेद में उनको इस नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार से या मुख्यमंत्री से पहले पूछना पड़ेगा। शास्त्री भर्ती में विवाद लगातार चल रहा है। एक तरफ जो शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया था कि ये जो प्रेजेंट रूल हैं इनको लॉ को एक बार फिर से वेटिंग के लिए भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय प्राध्यापक संघ है, इस संघ ने ये डिमांड की है राज्य सरकार से कि शास्त्री भर्ती के लिए केवल शास्त्री उपाधि धारक ही पात्र किए जाएं, बीए संस्कृत और एमए संस्कृत वगैरह उसमें ना लिया जाए, और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो सुधार किया जाना अपेक्षित है उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जिसमें विशेषज्ञ के रूप में विशेषाधिकारी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य, आचार्य इत्यादियों को शामिल किया जाए। उसके बाद सरकार इसमें फैसला ले और इसको इमीडिएट लागू ना करें। राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद के अध्यक्ष मनोज शैल और बेरोजगार शास्त्री संघ के अध्यक्ष आचार्य लेखराज शर्मा ने ये डिमांड की है, और अध्यक्ष जो हैं इनके संस्कृत महाविद्यालय प्राध्यापक संघ के डॉक्टर मुकेश शर्मा, इनकी तरफ से ये डिमांड आई है। अब इसमें भर्ती को लेकर अभी चेंज तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राज्य सरकार इस बारे में क्या सोच रही है वो प्रतिक्रिया आने के बाद हम इसकी अपडेट आपको देंगे। जहां तक बात इसके बाद अगली है वो है सानन कमेटी की रिपोर्ट पर। हरियाणा में सीबीटी के बाद सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा था, वो भी लीक हो गया। तो आप ये कहिए कि ओएमआर ही लीक नहीं होता, सीबीटी भी लीक हो सकता है, ये पहली बात है। लेकिन इस चिंता के बीच दीपक सानन कमेटी की ने जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उनको एक नई डेडलाइन दी है कि वो दिवाली से पहले अपनी रिपोर्ट दे देंगे, और ये बात हालांकि हमने आपको पहले बताई भी थी, अखबार में छपी भी थी। और दिवाली से पहले रिपोर्ट आएगी तो आगे कितना टाइम लगेगा वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल अगली कैबिनेट या फिर मुख्यमंत्री की वापसी का इंतजार है, उसके बाद जो अगला सारा प्रोसेस शुरू होगा। जब तक दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक राज्य चयन आयोग में चाहे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लगाया हो, कोई ज्यादा प्रोग्रेस वहां हो नहीं सकती, और इसीलिए इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। लेटेस्ट डेडलाइन जो दी गई है वो दिवाली से पहले की दी गई है, नवंबर महीने में ही। हालांकि तब तक आ पाती है कि नहीं उसके लिए थोड़ा सा अभी और इंतजार करने की जरूरत है। अब इसके बाद अगली बात है राजभवन आज मुख्य सचिव क्यों गए थे। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि 2 विश्वविद्यालयों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, इन दोनों में
कुलपति का चयन होना है और इस नए कुलपति के चयन को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता की सर्च कमेटी गवर्नर ने जो अमेंड करके बनाई थी और उसकी बैठक पहले जो मुख्य सचिव के कार्यालय में हुई और आज क्योंकि एचपीयू को लेकर बैठक थी तो इसमें जो मेंबर हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी योगेश सिंह और जो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं गोरखपुर के प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार दुबे वो भी आए हुए थे और मेंबर सेक्रेटरी जो गवर्नर के सेक्रेटरी हैं राजेश शर्मा वो इसमें शामिल थे। 4 लोगों की कमेटी की आज बैठक हुई। उसके बाद मुख्य सचिव गवर्नर हाउस चले गए और उसके बाद अब कल भी बैठक होगी एसपीयू मंडी की सर्च कमेटी की। तो ये एचपीयू की आज हुई, एसपीयू की कल होगी। लेकिन गवर्नर हाउस जाने का मतलब ये है कि इतना तो तय हो गया है कि एप्लीकेशन ली जाएंगी, अब एडवर्टाइज किया जाएगा इस पूरे मामले को, लेकिन एडवर्टीजमेंट एक साथ होगी। मतलब कल एसपीयू की बैठक भी हो जाए उसके बाद बुधवार या गुरुवार को ये एडवर्टीजमेंट हो जाएगी वीसी के पद के लिए और फिर जो आवेदन आएंगे उनमें से सिलेक्शन और सुझाव ये सर्च कमेटी स्क्रीन करके देगी और फिर जो है नए वीसी का चयन होगा। तो इसके लिए आज गवर्नर जो हैं, आज मुख्य सचिव जो हैं वो आज गवर्नर हाउस गए थे। कितनी जल्दी ये फैसला हो पाएगा? सरकार बदलने के बाद से नए कुलपति का चयन हुआ नहीं है और दोनों विश्वविद्यालयों में नए कुलपति की नियुक्ति अब होनी है इसी प्रक्रिया के जरिए। सीएम के हेल्थ बुलेटिन की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री एम्स दिल्ली में एडमिट हैं, जैसा आपको पहले से पता है। टेस्ट उनके रिपीटेडली सेकंड जो राउंड के टेस्ट हैं वो भी आज की रिपोर्ट नॉर्मल है और बाकी सारी चीज़ें भी जो इन्फेक्शन पेट में यहाँ आईजीएमसी में डायग्नोज हुआ था वो भी ठीक है और जो स्वेलिंग कुछ डायग्नोज हुई थी वो भी रिकवर हो गई है। लेकिन अभी भी उन्हें थोड़ा टाइम लग रहा है, 2-3 दिन शायद अभी एम्स में और लगें। उसके बाद हिमाचल सदन में कुछ आराम करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं उन्होंने इनको जो कॉमन एक सलाह है वो यही है कि रेस्ट करने की ज़्यादा दी है और वो कितना टाइम अब लेंगे वो देखना पड़ेगा और उसके लिए जो है वैसी चिंता की बात कोई दिल्ली से एम्स से नहीं है। अगली अगर बात करें तो वो है वन मित्र भर्ती को लेकर। देखिए वन मित्र भर्ती को लेकर क्योंकि 2061 पदों पर भर्ती होनी है, कैबिनेट से अप्रूवल हो गई है और अब सिर्फ इंतजार है पोस्टों के एडवर्टाइज होने का। फॉरेस्ट इसकी प्रोसेस में लगा हुआ है और फॉरेस्ट गार्ड अलग से भर्ती होने हैं, वन मित्र अलग से भर्ती होने हैं। फॉरेस्ट गार्ड तो फॉरेस्ट की अपनी एक सेट प्रक्रिया है, वन मित्र के लिए एसडीएम की कमेटी होगी और शिमला में 314, मंडी में 309, धर्मशाला में 239, ये 3 बड़े जो सेगमेंट हैं जिनमें सबसे ज्यादा भर्ती है, बाकियों में कम है। और 30 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ भी इसमें पूरी करनी होगी। ये भी एक जो ग्राउंड भी इसमें बीच में होगा, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन जैसे ही, क्योंकि अभी चीजें फाइनलाइज हो रही हैं, जैसे ही फाइनल हो जाती हैं उसके बाद हम इसकी अपडेट आपके साथ, इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ साझा करेंगे कि जो ये शेड्यूल है वो किस तरह से और कब से फॉरेस्ट जो है वो लागू करने